हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत छोटा टॉपिक, क्लेम नोट ऑन फाइल का। टॉपिक छोटा है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में काम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत घूम फिर के आएगा। तो आइए जानते हैं कि जब ये सिनेरियो आपके पास आएगा तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी हैं, और अगर आप कॉल पे होते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी होती हैं। दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब मैं शुरू में एक बार इंटरव्यू देने गया था किसी कंपनी में, तो वहाँ पे मुझसे एक इंटरव्यू ने पूछ लिया था कि आप कौन कौन से डिनाइल पे काम करते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं प्री ऑथराइजेशन पे काम करता हूँ, प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क पे काम करता हूँ, वेटिंग पीरियड के डिनाइल पे काम करता हूँ, प्लेस ऑफ सर्विस के डिनाइल पे काम करता हूँ, टाइमली फाइलिंग लिमिट, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, पॉलिसी टर्मिनेशन, मॉडिफायर्स, और ये कहते कहते साथ में मैंने क्लेम नॉट ऑन फाइल भी बोल दिया। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर ने मुझे पकड़ लिया। वो कहने लगा, क्लेम नोट ऑन फाइल कैसे डिनाइल हो गया? वो तो इंश्योरेंस के पास पहुँचा ही नहीं, तो डिनाइल कैसे? मैंने भी सोचा, हाँ भाई बात तो सही कह रहा, क्लेम नोट ऑन फाइल तो डिनाइल नहीं है। डिनाइल तो वही होगा जो इंश्योरेंस के पास पहुँचेगा और उसे इंश्योरेंस डिनाइल करती है किसी रीज़न से। तो आपको भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं और विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों, जब भी हम क्लेम सबमिट करते हैं तो मोस्टली 3 तरीके होते हैं क्लेम सबमिट करने के। ठीक है, हम क्लेम या इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर सकते हैं, या तो पेपर पे यानी उनके मेलिंग एड्रेस पे, या फैक्स के थ्रू। ये 3 तरीके कॉमन हैं क्लेम को सबमिट करने के। अब आइए इस पिक्चर को समझते हैं। प्रोवाइडर को इंश्योरेंस को क्लेम पहुंचाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए एक सही रास्ता, सही पता और अपने क्लेम की इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इस पिक्चर में देखिए, ये प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पेयर है। अब इस क्लेम को सही सही पेयर के पास पहुंचाने के लिए हमें चाहिए पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, मेंबर आईडी, ग्रुप नंबर, या और कोई इन्फॉर्मेशन पेशेंट की, जैसे कि एड्रेस वगैरह। ये सब हमें चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं अपने एंड से। उसके बाद हमें वेरीफाई करना पड़ता है पेयर की मेलिंग एड्रेस और पेयर आईडी। जब भी हम क्लेम को इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करते हैं तब वहाँ पे हमें पेयर आईडी चाहिए होती है। और अगर यदि पेयर आईडी नहीं है तो इसका मतलब है या तो हम उसको फैक्स के थ्रू क्लेम भेजेंगे या तो हम मेलिंग एड्रेस पे भेजेंगे। अब जब भी हम क्लेम को इलेक्ट्रॉनिक सबमिट करते हैं तो वहाँ पे एक क्लियरिंग हाउस होता है। जैसे ये छन्नी देख रहे हैं, ये छन्नी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि क्लियरिंग हाउस का भी काम यही है। क्लियरिंग हाउस हमारे क्लेम को एक छन्नी की तरह क्लीन करता है और तब वो आगे पेयर को भेजता है, जिसे क्लीन क्लेम कहते हैं। अब क्लियरिंग हाउस क्या है? क्लियरिंग हाउस पेयर और प्रोवाइडर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। क्लियरिंग हाउस का काम है क्लेम को चेक करना, अगर क्लेम में कोई छोटी मोटी एरर है तो उसको वहीं रोक देना, क्लेम को वेरीफाई करना, और जब ये सारी चीज़ें क्लियरिंग हाउस वेरीफाई कर लेता है तब वो आगे इस क्लेम को पेयर के पास भेज देता है। लेकिन जब वो क्लेम को रिजेक्ट कर देता है तो उसे क्लेम रिजेक्शन बोलते हैं। मतलब ये क्लेम आप ही के एंड पर रुक जाएगा, उनके सिस्टम में नहीं जाएगा। तो जब भी आप क्लेम को इलेक्ट्रॉनिक सबमिट कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बारीकी से चेक करनी होती हैं ताकि वो क्लियरिंग हाउस में ना फंसे। नहीं तो ये क्लेम आपके पास रिजेक्शन में रह जाएगा और आप सोचेंगे कि क्लेम तो सबमिट हो गया, कुछ दिन बाद आप फॉलोअप लेंगे और वह फिर क्लेम नॉट ऑन फाइल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने एंड से ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए, जैसे कि मेंबर आईडी, ग्रुप नंबर, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट की सारी डिटेल्स, या पेयर की मेलिंग एड्रेस, पेयर आईडी वगैरह, ये सब चेक कर लीजिए ताकि ये क्लियरिंग हाउस में ना फंसे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लियरिंग हाउस का क्या फ़ायदा है। कई इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ लेते हैं कि क्लियरिंग हाउस का क्या एडवांटेज है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि क्लियरिंग हाउस क्लीन क्लेम आगे सबमिट करता है। इससे होता ये है कि डिनाइल के चांसेस आगे कम आते हैं। क्लेम आपके एंड तक ही रुक जाता है, अगर उसमें कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उसको अपने एंड से वेरीफाई करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं क्लेम को। मान लेते हैं अगर क्लियरिंग हाउस यहाँ बीच में नहीं होता है और क्लेम आगे सबमिट हो जाता है, उसमें कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर वो क्लेम डिनाइल होगा, फिर उसमें टाइम लगेगा। आप उसे दोबारा से क्लेम को करेक्शन करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा और इंश्योरेंस का भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है क्लियरिंग हाउस का कि वो आगे क्लीन क्लेम को ही सप्लाई करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट करते हैं तो हमें चाहिए होती है ई पेयर आईडी या मेलिंग एड्रेस। पेपर क्लेम सबमिट करते समय हमें चाहिए मेलिंग एड्रेस, मतलब इंश्योरेंस का पता, और फैक्स के थ्रू क्लेम सबमिट करते समय हमें चाहिए फैक्स नंबर और अटेंशन। अटेंशन मतलब वो कौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट है जो हमारे क्लेम को हैंडल करेगा। हम यहाँ पे मोस्टली क्लेम डिपार्टमेंट लिख देते हैं अटेंशन में। अब बात करते हैं, अगर हम क्लेम नॉट ऑन फाइल का स्टेटस ले रहे होते हैं
तब हमें कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी। पहला तो है पेयर आईडी। क्लेम नहीं पहुंचा मतलब पेयर आईडी की दिक्कत हो सकती है, तो पेयर आईडी वेरीफाई कीजिए। मेलिंग एड्रेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेलिंग एड्रेस भी वेरीफाई कर लीजिए। फैक्स नंबर गलत हो सकता है अगर फैक्स के थ्रू भेजा है तो। कई बार ऐसा भी होता है कि पेयर आईडी करेक्ट होती है और क्लेम नहीं पहुंच रहा होता है, तो आप दूसरा ऑप्शन भी इंश्योरेंस से पूछ सकते हैं कि आप क्या फैक्स नंबर पर क्लेम रिसीव करते हो। अगर वो कहते हैं हाँ, तो आप फैक्स नंबर भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद हमें वेरीफाई करना होता है पेशेंट के इन्फॉर्मेशन। मेंबर आईडी, ठीक है, क्या पता मेंबर आईडी गलत हो, पेशेंट एक्टिव है या नहीं डेट ऑफ सर्विस पे। मान लीजिए हम क्लेम सबमिट कर रहे हो, पेशेंट एक्टिव ही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए अगर आप कॉल पे हो तो बेहतर है कि आप उसे पूछ लीजिए कि पेशेंट उस डेट ऑफ सर्विस पे एक्टिव था या नहीं। ग्रुप नंबर, दोस्तों बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं ग्रुप नंबर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अमेज़ॉन कंपनी में काम कर रहा है और उसको उसके एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस कवरेज मिली हुई है, और वो इंश्योरेंस कवरेज मिली है उसको सिग्ना पे, सिग्ना इंश्योरेंस के लिए। तो वहाँ पे उसका ग्रुप नंबर अलग होगा, मतलब उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो अमेज़ॉन का एम्प्लॉयर नंबर होगा। फिर उस व्यक्ति ने 1-1.5 साल बाद उस कंपनी को छोड़ दिया और किसी भी और कंपनी में चला गया, जैसे फ्लिपकार्ट। तो वहाँ भी उसको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक हेल्थ कवरेज दी गई और वो भी थी सिग्ना की। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका एम्प्लॉयर चेंज हो गया है, पहले अमेज़ॉन था अब फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा है, तो उसका यहाँ पे एम्प्लॉयर नंबर यानी ग्रुप नंबर अलग हो जाएगा। अब हमने सिग्ना इंश्योरेंस को बिल कर दिया अमेज़ॉन वाले ग्रुप नंबर से, और हमारे पास मेंबर आईडी नहीं थी तो हमने कॉमन एसएसएन नंबर से ही बिल कर दिया उसके। अब इंश्योरेंस के पास क्लेम तो सबमिट होगा, लेकिन वो क्लेम डिनाइड कर देगी पॉलिसी टर्मिनेशन की वजह से, क्योंकि हमने जो ग्रुप नंबर यूज़ किया है वो किया है अमेज़ॉन एम्प्लॉयर का, जबकि हमें ग्रुप नंबर यूज़ करना था फ्लिपकार्ट एम्प्लॉयर का। इसलिए वो पॉलिसी टर्मिनेशन का डिनाइल देके आपको दे देगी। और फिर आप सोचेंगे पेशेंट तो एक्टिव है सिग्ना पे, तो ऐसे केस में आप ग्रुप नंबर जरूर वेरीफाई कीजिए कि वो जो ग्रुप नंबर हमने सबमिट किया है कहीं वो पिछले एम्प्लॉयर का तो नहीं था। डेट ऑफ सर्विस पे जो एम्प्लॉयर का ग्रुप नंबर एक्टिव रहता है हमें उसे से बिल करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ग्रुप नंबर, मेंबर आईडी, या मेंबर आईडी नहीं है तो एसएसएन नंबर, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और लास्ट में हमें पता करना होता है टाइमली फाइलिंग लिमिट। कहीं टाइमली फाइलिंग लिमिट क्रॉस हो गई तो क्लेम आपका वैसे भी डिनाइल हो जाएगा टीएफएल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कॉन्सेप्ट था क्लेम नॉट ऑन फाइल का। इस टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि क्लेम नॉट ऑन फाइल के सिनेरियो में हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। तब तक बने रहिए आप मेरे इस चैनल के साथ, अगली बार ज़रूर कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।